एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है पॉडकास्ट में। तो आज फिर वापस जो पॉडकास्ट था उसके अंदर जैसे मैंने अपने ब्लॉग से चीज़ें जो निकाली थी उसके ऊपर बेस्ड थी। तो ये भी एक ब्लॉग के अंदर एक लिखी हुई चीज़ पे मेरी और नज़र पड़ गई जो मैंने 8 मई 2010 को लिखी थी। इट्स अबाउट अनकैनी रिजेम्बलेंस बिटवीन धीरू भाई अम्बानी एंड गॉडफादर। गॉडफादर बेसिकली एक हॉलीवुड की बनाई हुई एक ऑल टाइम क्लासिक मूवी है। मतलब मेरे हिसाब से तो सबने इसका नाम भी सुना होगा, देखी होगी। एक मारियो पूजो की एक बुक थी, फिक्शनल बुक, जो जिसके ऊपर ये मूवी बनी थी। मैंने बुक भी पढ़ी हुई है, मूवी भी देखी है, कई पार्ट्स में मूवी बनी है। और अगर आपने नहीं देखी है तो यू मस्ट वॉच इट। अमेजॉन प्राइम के ऊपर इसके सब पार्ट्स हैं, पार्ट 1 2 3 जो भी जितने भी पार्ट्स हैं इस मूवी के पार्ट हैं। तो मोटा मोटी मूवी इज अबाउट ए माफिया डॉन जो फिक्शनल कैरेक्टर है और जो न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर बेस्ड है। और इसकी ऊपर हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे बॉलीवुड ने कई मूवीज़ बनी हैं। सबसे पहले धर्मात्मा बनी थी और फिर उसके बाद एक आमिर खान ने आतंक बनाई। और लेटली जो इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी वो सरकार थी, जो अमिताभ बच्चन की थी, जिसको बोलते थे शिवसेना के कैरेक्टर पे बेस्ड है। लेकिन बेसिकली उसकी स्टोरी लाइन जो थी वो गॉडफादर पे ही बेस्ड थी। तो गॉडफादर वाज ए कैरेक्टर लाइक अमिताभ बच्चन है, सरकार के अंदर है। तो दो इट लुक्स वेरी वेरी अनफेयर टू कंपेयर कि धीरू भाई अंबानी बेसिकली, क्योंकि धीरू भाई अंबानी एक अपने हिंदुस्तान के ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन में से माने जाएंगे। और जो डॉन वीटो जो है, कॉर्लियोनियो जो है, वो बेसिकली एक फिक्शनल माफिया डॉन है जो बुक का एक पार्ट है। तो अब इसमें क्या सिमिलरिटीज मिली इनके दोनों की पर्सनैलिटीज में, एक फिक्शनल कैरेक्टर में और एक रियल लाइफ कैरेक्टर में, वो मैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ। ब्लॉग उसी के ऊपर था। तो जो सबसे पहली जो सिमिलैरिटीज थी दोनों की पर्सनैलिटी में वो ये थी कि दोनों की जो कोर वैल्यू थी वो सेम थी। वो बेसिकली रिस्पेक्ट एंड ऑनर। मीन्स की जो डॉन वीटो की जो कोर वैल्यू थी वो भी यही थी कि रिस्पेक्ट एंड ऑनर। और धीरू भाई अंबानी की भी। उसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि वंस दे मेक ए प्रॉमिस देन दे विल फुलफिल दैट। कि अगर एक बार कोई चीज़ बोल दी, एक बार सलमान खान ने डायलॉग अभी मारा कि एक बार कोई कमिटमेंट कर दी तो मैं उसको पूरी करता हूँ। तो जो है वो बेसिकली उसी सेंस वाला काम था कि जो बोल दिया वो कर दिया। वी ऑल नो दी स्ट्रेंथ ऑफ धीरू भाई अंबानी, कि धीरू भाई अंबानी वॉज वेरी 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 कमिटेड टू हिज इन्वेस्टर्स। उसने आज तक की हिस्ट्री में अपने इन्वेस्टर्स के प्रति कोई इतना कमिटेड नहीं हुआ या लॉयल नहीं हुआ कि उसने ईयर आफ्टर ईयर जो भी अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस किया वो डिलीवर किया। ये वेल नोन हिस्ट्री का पार्ट है ये। एंड सेकेंड क्वालिटी जो इन दोनों की मिलती है वो ये थी कि बोथ वर फियरलेस एंड विजनरी। फियरलेस देखा जाए तो इज द फाउंडेशन फॉर ए ग्रेट लीडर। कि अगर कोई भी ग्रेट लीडर है तो उसके अगर जाके एक क्वालिटी देखोगे तो वो निर्भय होना या फियरलेसनेस जो होती है ना, एक लीडर की क्वालिटी होती है। एंड जब इसको राइट विजन के साथ जब अगर आप इसको कंबाइन कर देते हो ना तो देन इट्स एन एसेट, बिग एसेट्स। और फियरलेसनेस विदाउट विजन लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अगर आप निडर तो हो लेकिन विजन कोई नहीं है जाना कहाँ है, तो हो सकता है कि आप सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लो। और तीसरी जो क्वालिटी थी वो ये थी कि बोथ यूज टू डू द राइट थिंग्स विद रॉन्ग वेज। वो माफिया डॉन है, ऑब्वियसली माफिया डॉन की वजह से जो कुछ भी करता था वो चीज़ें, जैसे सरकार के अंदर अगर देखोगे तो अमिताभ बच्चन जो कुछ भी कर रहा था तो वो अपने लोगों के भले के लिए कर रहा था, लेकिन उसका करने का तरीका गलत था। जैसे वो कहता है ना कि मुझे इस बात की परवाह नहीं कि कानून इसको क्या कहता है, समाज इसको क्या कहता है, मैं वो करता हूँ जो मुझे ठीक लगता है। तो एक किस्म से ये कानून से ऊपर उठ के था। सिमिलरली ये हिस्टोरिकली अगर आप गुरु पिक्चर जाके देखो, जो उसकी आत्मकथा है जो धीरू भाई अंबानी की, कि जितना टाइम वो काम कर रहा था वो बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा था कि उसमें ढंग से, सीधे ढंग से काम कर पाना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि गवर्नमेंट वाज डिस्करेजिंग बिजनेसेस। तो his way was he was doing the right things which means for his investors, but his way was wrong. Both bribed the politicians and bureaucracy and used them to move ahead and destroy the competitor. दोनों ने यही किया। धीरू भाई अंबानी की हिस्ट्री उठा के देख लो, पॉलिटिशियंस को बिल्कुल इस्तेमाल किया, पैसा खिलाया, जो कुछ भी किया वो सब वेल नोन है, वेल डॉक्यूमेंटेड है। सिमिलरली ब्यूरोक्रेसी के साथ भी यही किया। और जो कंपटीशन आया, पावर को अपने साथ में लेके उसको कंपटीशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड
Don Vito was doing the same thing. Both believed that business should not be mixed with emotions. This is very important कि business के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि business में emotions नहीं involved करना चाहिए, though I believe otherwise. बट लेकिन हम यहाँ पे दो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं जो इमोशंस नहीं इन्वॉल्व करते थे, सीधे सीधे बिजनेस करते थे. बोथ ऑफ देम वर रेडी टू फाइट विद एनी मीन्स. धीरूभाई अंबानी की नूसली वाडिया के साथ और जो है इंडियन एक्सप्रेस के रामनाथ गोयनका के साथ जो फाइट हुई थी, दैट वाज लेजेंडरी. दे पीपल अटैक्ड हिम फ्रॉम ऑल साइड्स. फाइट तो फिनिश थी. फिर ये कि वापस गुरु पिक्चर जाके देखोगे तो जहाँ पे ये था कि उसको पैरालिसिस अटैक हो जाता है इस चक्कर में, क्योंकि ही वॉज बीइंग अटैक्ड. लेकिन फाइट से भागने वाले लोग दोनों ही नहीं है, ना तो डॉन वीटो और ना धीरूभाई अंबानी. बोथ ऑफ देम केप्ट द फैमिली फर्स्ट. फैमिली फर्स्ट वाला जो काम है. और इन धीरूभाई अंबानी केस हिज फैमिली वाज जो हिज शेयर होल्डर्स. फिर ये कि गुरु पिक्चर को रेफर करूंगा जहां वो कहता है कि मेरा शक्ति परिवार, विच मीन्स कि जो है कि शेयर होल्डर्स को कहता है कि जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ. बनना चाहते हो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, एंड फिल्म का होता है बनना चाहते हो सारी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी. सो फॉर हिम फैमिली वाज नॉट अबाउट कि जो है कि अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी या जो उसकी बीवी, वो फॉर हिम entire shareholders were his family. And similarly for Don Vito, anybody from Italy was his family as per the movie and novel. And I believe that my comparison is fair. अब जो ब्लॉग में उस वक्त लिखा, ये लास्ट जो लिखा हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाउ लुक एट बोथ द सन्स अनिल एंड मुकेश. आई एम टॉकिंग अबाउट 2010, 10 साल पहले की बात है. एंड दे हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ वेल्थ बट नन ऑफ देम इज मैन ऑफ ऑनर. मतलब दोनों ने उस टाइम में भी, जब मैंने लिखा हुआ वो ये कि पैसा बहुत कमा लिया, लेकिन बोथ ऑफ देम आर नॉट मैन ऑफ ऑनर लाइक देयर फादर. अनिल का तो वेल नोन है कि अनिल ने, जब ये 2010 में लिखा हुआ है कि चीटेड हिज शेयर होल्डर्स बाय सेलिंग देम हाईली प्राइस्ड रिलायंस पावर इशू. रिलायंस पावर का जिस दिन इशू आया था उसने उसको 450 रुपए में वो शेयर दिया था, और उसके पास 1 मेगावाट की बिजली का उसने इंतजाम नहीं किया हुआ था. एक बिरला से एक रोज़ा पावर कुछ खरीदा था, बाकी सब कुछ ऑन पेपर था. और एक ऐसी हवा वाली कंपनी उसने 450 रुपए के शेयर पे बेच दी. और ये जब 2010 में लिखा तब उस वक्त रिलायंस पावर का शेयर का दाम 150 रुपये था. ही चीटेड हिज शेयर होल्डर्स, जो उसका फादर कभी ना करता. और अब मेरे ख्याल से रिलायंस पावर का शेयर का दाम जो कुछ भी होगा, शायद डी लिस्ट ही हो गया होगा, 2-4-10 रुपये हो तो बड़ी बात नहीं है. एंड सिमिलरली उस टाइम में मेरा कंटेंशन ये था कि मुकेश अंबानी चीटेड हिज ओन ब्रदर्स बाय नॉट ऑनरिंग दी फैमिली एमओयू. उनका जो झगड़ा आपस में हुआ था, बहुत फेमस जो झगड़ा हुआ था, उसमें एमओयू के हिसाब से जो देना था वो दिया नहीं, आपस में झगड़ पड़े. तो लेकिन ही मे हैव वन द कोर्ट बैटल ऑन टेक्निकल पॉइंट्स बट इट डजेंट हेल्प इन हिज बिल्डिंग हिज रेपुटेशन को उसको धक्का लगा था. एंड फाइनली मैंने लिखा कि अगर धीरूभाई अंबानी 2010 में जिंदा होते तो ही वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद बोथ हिज सन्स. बट नाउ 10 साल बाद मुझे ये लगता है कि डेफिनेटली अनिल अंबानी ने रिलायंस पावर के बाद डाउनफॉल देखा और आज वो बैंकरप्सी पे खड़ा है. लेकिन इन द मीन टाइम प्रोबेबली मुकेश अंबानी लर्नड हिज लेसन. सो आई एम रॉन्ग ऑन दिस वन काउंट मुकेश अंबानी के पार्ट पे, और अनिल अंबानी के पार्ट में मैं ठीक हूँ. प्रोबेबली लर्नड हिज लेसन्स. पिछले 10 साल के अंदर मुकेश अंबानी लर्नड दैट ही हैज़ बीन वेरी 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 कमिटेड एंड लॉयल टू हिज शेयर होल्डर्स. तो उस वजह से उसने वो लेसन सीख लिया. आई डोंट नो, जैसे लास्ट वाले के अंदर मैंने आपको बताया कि जो है कि कैसे अच्छे बिजनेस की फाउंडेशन होनी चाहिए, तो उसमें ये था तो एक पेज पे होने चाहिए जो प्रोमोटर्स हैं, तो उसमें जब वो अगर एक पेज पे नहीं है तो उनको अलग हो जाना चाहिए. वही दोनों भाई अलग हुए. और उसके बाद जो है दे शुड बी, जो भी उनका बिजनेस प्लान हो वो ऐसा होना चाहिए जो सब स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रख के होना चाहिए. उसमें शेयर होल्डर्स आखिरी के अंदर थे, चौथे नंबर पे, एम्प्लॉयज़ फर्स्ट, और जो नंबर 2 पे आपके क्लाइंट्स, और नंबर 3 के ऊपर सप्लायर, नंबर 4 पे शेयर होल्डर्स थे. एवरीवन नोज कि शेयर होल्डर्स के प्रति मुकेश अंबानी की कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो नहीं पता कि जो है बाकी लोगों के प्रति क्या है. एंड सिमिलरली आई फील कि अगर धीरूभाई अंबानी की डॉन वीटो के साथ कंपैरिजन है तो
मुकेश अंबानी की रिजेम्बलेंस, अनकैनी रिजेम्बलेंस उसके बेटे माइकल के साथ है, जो पार्ट 2 या पार्ट 3 के अंदर आते हैं। तो माइकल जैसे अमिताभ बच्चन का बेटा पढ़ के आता है बाहर से सरकार के अंदर, ऐसे सिमिलरली पढ़ा लिखा हुआ होता है वो, उसके खून में डॉन और माफिया वाला खून नहीं होता। तो सिमिलरली आई वुड लाइक टू बिलीव कि जो एक क्रोनी कैपिटलिज्म है, ये भी एक किस्म का माफियापन है, जिसके अंदर बिजनेसमैन, गवर्नमेंट और जो बिजनेसमैन, गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी आपस में मिल के एक ऐसा नेक्सस बनाते हैं जिससे आम जनता को लूटा जाता है। तो प्रॉबेबली मुकेश अंबानी पिछले कुछ सालों से अगर आप उसके बिजनेस के पैटर्न को देखो, तो जैसे माइकल ने कोशिश की कि जो है कि बिजनेस को लेजिट बनाए, माफिया वाले और चोरी चकारी और जो चिंदी चोरी वाले बिजनेस को छोड़ के लेजिट और जायज़ बिजनेस की तरफ मूव करे। तो ऐसे अगर आप देखो तो मुकेश अंबानी भी माइकल की तरह अपने बिजनेस को शिफ्ट कर रहा है कि जो क्रोनी कैपिटलिज्म वाला पेट्रोलियम वाला बिजनेस है, जिसका सारा ही जोड़ तोड़ जो है गवर्नमेंट के साथ होता है, हेर फेर वाला काम होता है, तो उससे हट के रिलायंस रिटेल या रिलायंस जियो का जो काम है उस तरफ बढ़ रहा है। तो आई होप कि अभी अगर धीरू भाई अंबानी अब कहीं से देखता होगा तो ही मस्ट बी फीलिंग लिटिल प्राउड अबाउट मुकेश अंबानी, बट वेरी डिसअपॉइंटेड बाई अबाउट अनिल अंबानी। बस आज इतना ही। तो जो है ये भी ऐसे ही है, ये कोई इसके अंदर शिक्षा वाला ज़्यादा भाव नहीं है, लेकिन जो है कुछ बोलने की इच्छा थी तो बोल दिया। थैंक यू सो मच।